नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम भौतिक भूगोल में पिछले वीडियो में अपक्षय की परिभाषा उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अपक्षय का महत्व और इससे निर्मित विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अपक्षय के मुख्य रूप से जितने महत्व है हम इन निम्न बिंदुओं से अध्ययन करेंगे। पहला महत्व है अपक्षय वृहद क्षरण तथा अपर्दन के लिए सामग्री प्रदान करता है। अपक्षय द्वारा सेलें ढीली होती है, इससे वृहद क्षरण एवं अपर्दन का कार्य सरल हो जाता है। ढीली सेलों के परिवहन में बहते हुए जल, पवन, हिमनद ये मुख्य योगदान देती है। अपक्षय द्वारा उत्पन्न सेल चूर्ण आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी सेल चूर्ण द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है, जो कि कृषि का प्रमुख आधार बनता है। चट्टानों की टूट फूट से अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ होते हैं, जो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। अपक्षय द्वारा धरातल नीचा होता है, अर्थात अपक्षय धीरे धीरे चट्टानों को तोड़ता रहता है। टूटी और ढीली हुई चट्टानें उसी स्थान से स्थानांतरित हो जाती है और लंबे समय के बाद वह स्थलभाग धीरे धीरे नीचा हो जाता है। अपक्षय के द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है, अर्थात अपक्षय जब सेलों को निरंतर तोड़ता रहता है, ढीला करता रहता है, तो ये ढीले पदार्थ धीरे धीरे बहुत छोटे होकर परतों के रूप में जमा होते जाते हैं, जिसके कारण मिट्टियों का निर्माण होता है। अपक्षय द्वारा नवीन स्थलाकृतियाँ बनती है, अर्थात अपक्षय के कारण जब चट्टानें टूटती रहती है, धरातल नीचे होता रहता है, वहाँ से पदार्थ खिसक दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो कई प्रकार की नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण होता रहता है। ये अपक्षय के द्वारा मुख्य रूप से जो महत्व है, जिसके कारण कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है, चट्टान चूर्ण का निर्माण होता है, धरातल नीचा होता है, मिट्टियाँ बनती है, ये मुख्य अपक्षय के महत्व है। यह अपक्षय मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अपक्षय द्वारा सेलों में विघटन तथा वियोजन के फलस्वरूप बरगू तथा कगार पीछे की ओर हटते रहते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की प्रतिरोधी सेलों से युक्त अल्प नमित औषधि सेलों वाले क्षेत्रों में अपक्षय प्रभावित निम्नीकरण, जिसको हम इंग्लिश में डिग्रेडेशन कहते हैं, के कारण कगारों का निर्माण होता है। कगारों के विकास में अपक्षय के अतिरिक्त वृहद क्षरण, चादर दुल्हन तथा नदी अपर्दन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अपक्षय का मुख्य कार्य है, जिसको हम कहते हैं वृहद क्षरण अथवा सामूहिक स्थानांतरण। चट्टानें जब एक जगह अपक्षय के कारण टूट टूट कर एकत्रित हो जाती है, तो उनका फिर एक साथ क्षरण या स्थानांतरण होता है। उसको हम वृहद क्षरण अथवा सामूहिक भग्नाश में स्थानांतरण भी कहते हैं। अपक्षय के भौतिक एवं रासायनिक साधन तथा प्रक्रम चट्टानों में विघटन तथा अपघटन की क्रिया के द्वारा उन्हें ढीला बनाते रहते हैं। इससे धरातल की ऊपरी परत पर असंगठित पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसे नष्ट सेल अवशेष या हम उसको चट्टान चूर्ण भी कहते हैं। इस नष्ट सेल पदार्थ का मिट्टी निर्माण में महत्व है। मिट्टियों का ऊपरी स्तर इसी अपक्षयित पदार्थ से बनता है और इससे फिर कई प्रकार के स्थल रूप भी बनते हैं। इसे हम वृहद क्षरण या चट्टानों के स्थानांतरण के भी कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से हमने 4 भागों में बांटा है: मंद प्रवाह, तीव्र या द्रुत प्रवाह, अति तीव्र प्रवाह और अवतलन। मंद प्रवाह में मुख्य रूप से मृदा सर्पण, टालस सर्पण, सेल हिमानी सर्पण, सेल सर्पण तथा भूमि सर्पण को सम्मिलित करते हैं। तीव्र या द्रुत वाह प्रवाह के अंतर्गत हम भूमि वाह, पंख वाह और मलबा एवालांस को सम्मिलित करते हैं। अति तीव्र प्रवाह में अवपातन, मलबा स्खलन, मलबापात, सेल स्खलन और सेलपात को सम्मिलित करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं मंद प्रवाह के प्रकार। मृदा सर्पण किसी सामान्य तीव्र मृदा आच्छादित डाल पर मिट्टी या आवरण सेल के सहारे अत्यंत मंद संचलन को मृदा सर्पण कहते हैं। अर्थात इसमें मिट्टी बहुत धीमी गति से, जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते, इतनी धीमी गति से ये खिसकती रहती है, इसको हम मृदा सर्पण कहते हैं।
मृदा सर्पण के प्रभाव को मानव निर्मित भूदर्शनों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रक्रम के कार्यरत होने पर विशिष्ट सेल प्रकार के संधियुक्त खंड सेल दर्शयांश से नीचे की ओर हटते दिखाई देते हैं। कुछ स्थित सेलें जैसे सेल या स्लेट के किनारे पर नीचे की ओर झुकाव मिलता है, जो छोटी छोटी संधियुक्त दरारों के ऊपर मंद संचलन का परिणाम है। दूसरा है टालस सर्पण। टालस या सेल मलबा को बरगू, स्कार्प या पर्वतीय किनारों के अपक्षय का उत्पाद कहा जा सकता है। टालस का निर्माण वृहदाकार पदार्थों से होता है, जिसमें सेल ही मानी सर्पण। यह प्रक्रिया टालस सर्पण से मिलती जुलती है। केसली महोदय ने भी इसके बारे में बताया है। इसके अलावा होवे, कैप्स, इन्होंने भी सेल ही मानी सर्पण के बारे में अध्ययन किया है। होवे के मत में सान जुआन पर्वतों के सेल हिमनदों का निर्माण हिमनदों में सेल पातन से हुआ है, किंतु बाद में उन्होंने इनका निर्माण अति प्रवणित हिमनदीय बरगू से सेलों के टूटने से माना। यद्यपि यह आवश्यक भी नहीं है, विश्वास भी है कि सेल हिमनदों के धरातल पर उपस्थित तरंगित तथा पनालीदार आकृतियाँ यह प्रमाणित करते हैं कि टालस सर्पण का निर्माण सेल पिंडों के वास्तविक प्रवाह से हुआ है। सेल सर्पण डाल की ओर एकाकी सेल खंडों के संचलन को हम सेल सर्पण कहा जाता है। किसी बरगू या स्कार्प के किनारों से पर्याप्त दूरी पर विलगित गोलार्ध में पाए जाते हैं। ऐसे सर्पण प्राय वहाँ मिलते हैं जहाँ स्थूल बालू का पत्थर तथा कांग्लोमरेट या ग्रेनाइट युक्त सेलें पाई जाती है। भूमि सर्पण उत्तरी अटलांटिक में बियर द्वीप के मड ग्लेशियर तथा दक्षिणी अटलांटिक में फाकलैंड द्वीप की स्टोन नदी के अध्ययन द्वारा इसके बारे में ये प्रतिपादित किया गया है कि जल से संतृप्त होकर ऊपरी डाल से निचली डाल की ओर भूमि तथा मिट्टियों के पिंडों का मंद सर्पण होता है। आवरण सेल के गुरुत्व स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को भूमि सर्पण कहा जाता है। दूसरा है तीव्र या द्रुतवाह प्रकार के सर्पण। इसमें मुख्य रूप से हमने पंखवाह, मलबा एवलांच, भूमिवाह को लिया है। भूमिवाह इसके अंतर्गत जल संतृप्त भूतलीय पदार्थों का डाल से नीचे की ओर प्रवाह सम्मिलित है। सामान्यतः आर्द्र जलवायु प्रदेशों में जहाँ तीव्र डाल पाए जाते हैं, जल संतृप्त मिट्टी, रेगोलित के पिंड या निर्बल मृत्तिका या सेल संस्तरों का अनुडाल दिशा में मात्र कुछ घंटों के अंदर भूमिवाह के रूप में स्खलन होता है, जिसके फलस्वरूप सोपानाकार वेदिकाएं निर्मित होती है। पंखवाह इसके निर्माण में जल संतृप्त मलबे के अस्थिर संचलन की विशेषताएं मिलती है। पंखवाह का संबंध प्राय अर्धशुष्क पर्यावरण से होता है, जहाँ पर्वतीय मृदा का अनुरक्षण वनस्पतियों द्वारा संभव नहीं होता है तथा अति तीव्र परिमाण एवं अल्प आवर्ती वाले विरले वर्षा तूफानों द्वारा कैनियनों में मलबा का स्थानांतरण होता रहता है। मलबा एवलांच इसका निर्माण प्राय पर्वतीय ढाल युक्त वनाच्छादित भूमि पर होता है। इस प्रक्रम के अंतर्गत आधार सेल वाले धरातल के ऊपर के सभी मिट्टी तथा अपक्षित मलबे का शीघ्रता से निष्कासन होता है, जिसके फलस्वरूप लंबे तथा पतले ढालू प्रमाण का निर्माण होता है, जो नीचे की आधार सेल को आवृत कर देते हैं। तीसरा है अति तीव्र वाह प्रवाह समर्पण या सर्पण। वृहद क्षरण के सभी प्रक्रमों में भूमिस्खलन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत सेलों के विशाल खंड टूट टूट कर ढाल के सहारे नीचे की ओर स्थानांतरित होते रहते हैं। भूस्खलन के अंतर्गत सामान्य से लेकर आपाती घटनाएं सम्मिलित होती है। विशाल भूस्खलन में सर का अवतल पर्याप्त नीचे तक मिलता है। इसके गठित होने के महीनों या वर्षों पूर्व से हल्के परिमाण की सर्पण घटनाएं संपन्न होती रहती है, जो क्रमशः बढ़ती जाती है। एक बार गतिशील होने के बाद भूस्खलन में पदार्थ अवडाल की ओर तीव्र गति से संचालित होते हैं तथा कुछ उदाहरणों में स्खलित पिंड वायुवाहित हो जाते हैं एवं स्थिर संपीड़ित वायु द्वारा कुछ दूरी तक चले जाते हैं। मूलतः भूस्खलन को
अवपातन तथा स्खलन के आधार पर वर्गीकृत भी किया जाता है। अवपातन यह एक सामान्य प्रकार का ढाल पतन है जिसमें अलग अलग खंड एक दूसरे के पीछे अल्प पश्चगामी घूर्णन के साथ स्खलित होते हैं। इस प्रक्रिया में भूमि या सेल पिंड का रुक रुक कर नीचे की ओर कुछ दूरी तक स्खलन होता है, जिसमें पिंड या पिंडों का पश्चगामी घूर्णन सम्मिलित होता है। मलबा स्खलन मलबा स्खलन के अंतर्गत मृत्तिका, रेत, गोलाश्म तथा अन्य सेल खंडों के सम्मिलित रूप को मलबा कहा जाता है। जब यह मलबा समूह नीचे की ओर तीव्र गति से सरपण करता है तो उसे हम मलबा स्खलन कहते हैं। यह अवपातन से इसलिए भिन्न है कि इसमें पश्चगामी घूर्णन नहीं होता है। इसमें प्राय जल की मात्रा कम होती है। अवपातन की तुलना में मलबा स्खलन का घटनाक्रम बड़े पैमाने पर संपन्न होता है। मलबापात मलबे की बरगू जैसी ऊंचाई से नीचे की ओर तीव्र गति से गिरने की प्रक्रिया को हम मलबापात कहते हैं। सेल स्खलन का संबंध आधार सेल में उन पिंडों से होता है जो प्राय संस्तर संधियों या ब्रंश सतहों के सहारे स्खलित होते हैं या सरपण करते हैं। इसी के अंतर्गत सेलपात आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। अवतलन में भौमिकीय दशाओं और मानवीय क्रियाकलापों के बीच अनेक पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप होने वाली घटनाओं को हम सम्मिलित करते हैं। अवतलन का कारण अंतःपृष्ठीय भंडारों से तरल पदार्थों का निष्कासन अथवा भूमिगत रिक्त स्थानों के ऊपर धरातल या उसके निकटवर्ती मिट्टियों या सेलों का निपातन होता है। खनिज तेल तथा भूमिगत जल के निष्कासन से अवतलन की क्रिया संपादित होती है। तरल पदार्थों के निष्कासन से ऊपरी सेलों का अवलंब समाप्त हो जाता है। अवतलन का परिणाम मुख्यतः जल निष्कासन से जलीय दाब के न्यूनीकरण, जमावों की संपीड़नता, संपीड़ित स्तरों की मोटाई तथा प्रतिबल के फलस्वरूप संपीड़ित संस्तरों में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। धन्यवाद।